हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक तो आई थिंक तो बढ़िया ही होंगे। और आज कुछ नया देखने को मिला होगा शायद आपको, इसलिए आपको हंसी भी आई हुई एक बार तो, अरे ये क्या हो गया, है ना। तो ऐसा चेंज चलता रहता है लाइफ के अंदर, करना भी चाहिए ऐसा चेंज। तो थोड़े इसलिए थोड़ा सोचा कि चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं कि कैसा लगता है ऐसा साफ सुथरा क्लीन चेहरा, ठीक है ना। तो इस चेहरे को मत देखिए, चेहरे के पीछे जो बोर्ड है उसको देखिए, क्योंकि इस पे हमें बहुत अच्छे वाले टॉपिक अभी करना है, ठीक है। तो अब आते हैं टॉपिक पर। क्लियर हो गया। लास्ट हमने किया है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, फ्राइडे लॉ क्या थे, न्यूमेरिकल्स हमने किए। करंट एफिशिएंसी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है क्वेश्चन, तो करिएगा ट्राई उसको। फॉर्मूला मैंने आपको उसका बताया हुआ है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, आज के टॉपिक का हमारा नाम है कंडक्टेंस। थ्योरिकल टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसके बाद इससे ही आगे जो टॉपिक आएगा कंडक्टेंस से ही रिलेटेड है, वो वहां से न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, पिछले टॉपिक को समझोगे तभी अगला समझ में आता है भाई, वरना नहीं आएगा समझ में। तो कंडक्टेंस के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी जो सब्सटेंस हैं वो इलेक्ट्रिक सिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं भाई। लकड़ी है वो नहीं होने देती है, मेटल है वो होने देती है, लोहा है, कोई और मेटल है, प्लास्टिक है वो भी नहीं होने देता है। तो इसी बेस पर हमने सभी जो हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा मैंने आपको बताया भी था कि सभी चीजें यार कंडक्टर नहीं है। कुछ चीजें कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ इंसुलेटर है, कुछ सेमी कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बात कर रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है भाई। तो रोकने वाली चीजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पास होने देने वाली चीजों के बारे में पढ़ना है, जो पास होने दें, ठीक है। तो क्योंकि हमें पास होने देने वाली चीजों के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। अब बात यहां से स्टार्ट हो रही है कि जो हमारे कंडक्टर हैं, जो हमारे कंडक्टर हैं, बस के कंडक्टर नहीं, बिजली के कंडक्टर, जो बिजली को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कंडक्टर आपके हैं वो क्या करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके होते हैं मेटालिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर? मेटालिक कंडक्टर। और दूसरे आपके होते हैं भाई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कुछ बच्चे मेरे ऊपर कह लीजिए या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कह लीजिए मीम्स बना रहे हैं, और ये अच्छा अच्छा मीम्स था, ये नहीं कह बुरा मीम्स था, अच्छा मीम्स था। बट उस मीम्स का कितना बेनिफिट आपको मिलता है या मुझे मिलता है वो हम बाद में देखेंगे। बट ये कहना चाहूंगा कि मीम्स मुझे बहुत अच्छा लगा जो बच्चों ने भेजा था मेरे लिए। तो ऐसे ही मीम्स मेरे लिए बनाते रहिए और मुझे भेजते रहिए ताकि मैं औरों को भी दिखा सकूं, ठीक है। अच्छा जी, तो कंडक्टर दो तरह के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब पहले तो यही समझते हैं कि मेटालिक कंडक्टर होते क्या हैं, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में समझते हैं कि वो क्या होते हैं। ओके, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है भाई, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं आपके, वो आपके मेटालिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन्हीं कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगा अभी। इन्हीं कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं, देखिए मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटल क्या बन पाता है आपका, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कनेक्टिविटी शो कर रहा है, इसी वजह से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड देखिए इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि कनेक्टेंस शो करता है, इस वजह से उनको क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। और ये कंडक्टर जनरली सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बावजूद ये कंडक्टर होता है, ठीक है। बट मोस्टली जितने मेटल्स होते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको हम सॉलिड स्टेट में ही पढ़ते हैं और उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद जो हमारा मेटल की कनेक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, वो कुछ बातों पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स हैं कुछ इसके जिन पे ये डिपेंड करती है। तो मैं मोटे मोटे से फैक्टर बता रहा हूं, कोई आपसे ज्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला, अलग अलग मेटल्स की कनेक्टिविटी भाई अलग अलग होगी, तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, ठीक है।
उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है भाई, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो एफसीसी में है, बीसीसी में है, वो सब बातों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री होंगे जितने ज्यादा, उतना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, तो कंडक्टेंस ज्यादा आ सकती है ना। तो कोई मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उस बात पर भी कंडक्टेंस जो है मेटल की डिपेंड करती है। इसके अलावा उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है भाई, डेंसिटी ऑफ मेटल। मेटल की डेंसिटी क्या है उस बात पर भी उसकी कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि आपकी जो मेटल की कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्या पॉइंट है इसका कि जो कंडक्टेंस है मेटल की, जो कंडक्टेंस है हमारी, कंडक्टेंस जो हमारी है वो डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों करती है थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इतना जरूरी तो नहीं है फिलहाल हमारे लिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले भी समझाया था ये बात, सॉलिड स्टेट में भी आपको समझा चुका हूं मैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें मेटल्स के आइटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, कर्नल्स बन जाते हैं। बताया था ना कि वो कर्नल्स बन जाते हैं, इस तरह से कर्नल्स होते हैं। और ये कर्नल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट। और इनके बीच में क्या घूम रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम बिजली देते हैं, बिजली देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इन कर्नल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि ये ज्यादा पाथ कवर करेंगे, जो बीच का गैप है उसको भर देंगे। तो उस गैप को भरने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ गई है। तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पहुंचेंगे या उनको भीड़ मिलेगी बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज कर जाती है। तो ये सिंपल सा रीजन है आपका कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं आपकी कर्नल्स की, वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, उसके इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट घट जाती है और उससे कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपके फैक्टर्स थे कुछ मेटालिक कंडक्टर के, समझ में आ गए। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं हमारे लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा कि हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी टाइप की जो हमारे पास कंडक्टेंस है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, कहीं भी मेटल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा अच्छे से डिस्कस करना चाहिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को, ना कि मेटालिक को। लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्या होता है, ठीक है। वर्ड में छुपा देखिए भाई, इस केस में कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस नहीं होती है भाई, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। और जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा था आयंस में, आयंस में। और वही आयंस आपके कैथोड पर या एनोड पर जा रहे थे। तो मूवमेंट किसकी हो रही है, आयंस की। तो यहां पर कंडक्टेंस किसकी वजह से आ गई, आयंस की वजह से। तो यहां पर जो कंडक्टेंस शो करते हैं, ये कंडक्टेंस शो करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से। तो ये दोनों में फर्क होता है कि मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस है आपकी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक में जो कंडक्टेंस आपकी है वो फ्री आयंस की वजह से होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस केस में आपका जो कंडक्टर है, जो आपके कंडक्टर है, वो कंडक्टर आपके मिलते हैं या तो मोल्टन फॉर्म में, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं भाई, या वो मिलते हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि उस पिछले केस में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, यहां पर किस में मिलते हैं, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। और ये हम पढ़ के पीछे आ चुके हैं, जिसमें हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट के दो केस ले रहे थे, जब वो मोल्टन है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब वो एक्वस है तब क्या केस बनेगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर वही बात की सर फैक्टर्स बताइए, फिर तो इनके फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने होंगे, फिर तो बिल्कुल पढ़ने होंगे भाई।
तो अब इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता हूं बिल्कुल पहले अच्छे से, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास है, सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। मान लो मैंने 5 NaCl लिए, तो 5 के 5 NaCl टूटेंगे, 5 Na पॉजिटिव और 5 Cl नेगेटिव में, तो टोटल आयन कितने हो गए, 10 फ्री आयन हो गए। और एक मैं लेता हूं 5 CH3COOH, ये शायद 3 में टूट जाए, तो 3 CH3CO नेगेटिव और 3H पॉजिटिव, तो यहां कितने आयन बने, 6। पार्टिकल उतने ही थे, लेकिन इससे 10 आयन बन रहे हैं, इससे सिर्फ 6 आयन बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी कनेक्टेंस ज्यादा होगी, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टेंस क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे कनेक्टेंस डिपेंड करती है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या वीक ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं भाई कि सोल्यूट हम कह रहे हैं, अगर हम एक्वस फॉर्म ले रहे हैं, मान लीजिए मोल्टन फॉर्म तो चलो हो गई, ये केस तो मोल्टन में अप्लाई कर देंगे हम, लेकिन अगर हम एक्वस फॉर्म ले लें तो एक्वस फॉर्म में सोल्यूट भी होगा, सोलवेंट भी होगा, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन भी होगी, सोल्यूट सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन भी होगी, है ना, और सोलवेंट सोलवेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होगी, होगी क्या नहीं होगी। अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, यहां पर सोल्यूट क्या होना है, आयंस, ठीक है ना। तो अगर आयंस के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो फ्री नहीं हो पाएंगे, और अगर वो फ्री नहीं हो पाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम होगी। तो जितनी सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि वो फ्री नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी सोलवेंट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो उस वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी भाई, ठीक है। इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो जाएगी तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो आयन जो मूव कर सकते थे वो गाढ़े लिक्विड में मूव नहीं कर सकते हैं, पतले लिक्विड में मूव कर सकते हैं। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि सोलवेंट सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तीसरा केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सोल्यूट और सोलवेंट के बीच की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, सोल्यूट और सोलवेंट के बीच की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो आयन का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा। अब ये आयन मान लीजिए, तो ये आपका सोलवेंट हो गया, अगर इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है देखिए तो ये साइज पहले से बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो ये हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो धीरे 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 चलेगा, तो इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो तीनों केसेस में सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन जब बढ़ती है तो भी कंडक्टेंस घटती है, सोलवेंट सोलवेंट की बढ़ती है तो भी घटती है, सोल्यूट सोलवेंट की बढ़ती है तो भी कंडक्टेंस क्या है, डिक्रीज करती है। तो ये हमारा फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की इंटरेक्शन या सोल्यूट सोल्यूट की सोलवेंट की इंटरेक्शन या सोलवेंट सोलवेंट की। समझ में आ गई। चलिए जी, ये हमारा एक फैक्टर था, इसको साफ करते हैं। इसके बाद और भी फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं, जैसे मैं सारे फैक्टर को इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं एक ही बार में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अलग से जो है वो बता देता हूं कि हमारे और कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसमें हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, साइज की बात हो गई, साइज बढ़ता रहेगा तो कंडक्टेंस घट जाएगी। सोलवेंट के नेचर की बात हो गई, जितना विस्कस सोलवेंट होगा, जितना विस्कस सोलवेंट होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह से एक बात आती है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन वाला बात पॉइंट मैं बता चुका हूं वैसे सोल्यूट सोल्यूट में, कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्लस सोलवेंट, उतना जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जितनी सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज करेगी। तो जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की उतनी कंडक्टेंस क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया। एक फैक्टर रह गया बहुत इंपॉर्टेंट सा, वो है टेम्परेचर का, ठीक है। मेटेलिक कनेक्टर की जो कंडक्टेंस आपकी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जितना हम इलेक्ट्रोलाइट को हीट करेंगे उतना डिसोसिएशन ज्यादा होगी आयंस की, और जितनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे
उसे एक चीज और भी होगी, अगर हम सोलवेंट यूज कर रहे हैं तो सोलवेंट की विस्कोसिटी घट जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो सोलवेंट की विस्कोसिटी कम हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, आयन आयन के बीच की इंटरेक्शन कम हो रही है, तो वो दूर हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, और फ्री होंगे विस्कोसिटी भी कम होगी, तो नॉर्मल सी बात है कि कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी ही। तो इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। रीजन क्या दे रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्री आयंस मूवमेंट भी ज्यादा बढ़ रही है उसकी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सोलवेंट की विस्कोसिटी कम हो जाती है। अगर मोल्टन कर रहे हैं तो मोल्टन में तो हम कहेंगे डिसोसिएशन ज्यादा हो रही है, बट अगर हम एक्वस फॉर्म की बात करें तो एक्वस फॉर्म दोनों फैक्टर देखते हैं कि सोलवेंट की एक तो विस्कोसिटी भी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा आयंस के बीच की इंटरेक्शन वीक हो जाती है, तो वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं ना। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो आपकी है वो इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई। ये कुछ डिफरेंसेस भी आप बता सकते हो दोनों के अंदर। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, और वो किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, आज हम, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी। देखिए भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगे आगे हमारे, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए करेंगे। तो अब मैं उस कुछ टर्म्स आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, हमें टर्म्स के बारे में समझना है। अब तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं वैसे ही कि सम बेसिक टर्म्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगे, तो उन टर्म्स के बारे में हम पहले से पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए ओमला पढ़ा है सभी ने, ओमला, ओमला ऐसे लिख ले, ओमला ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, ओम्स ला, बात तो एक ही है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये ओम्स ला है। ओम्स ला क्या कहता था हमें, ओम्स ला हमें कहता था कि V जो होता है हमारा वो IR के इक्वल होता है, या V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये कहते थे हम। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो R से मतलब है भाई। R क्या है हमारा, R हमारा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो हमारी है वो दो बातों पे डिपेंड करती थी ना, किस पे, एक तो वायर की लेंथ पे, और दूसरा वायर के एरिया पे, मोटाई पे। यहां पर ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वायर की मोटाई। जैसे ये वायर है, ठीक है, इस वायर की ये मोटाई, ठीक, और ये उसकी लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो दो बातों पर डिपेंड करती थी, वायर की लेंथ पे और वायर के एरिया पे। जितनी मोटी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, इसी तरह जितनी लंबी लंबी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आर क्या था हमारा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पे आर आएगा रो एल बाय ए। ठीक है, अब ये जो रो आपका आया है, ये जो रो आपका आया है, इस रो को बोलते हैं भाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। आर जो है, आर तो हमारा रेजिस्टेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है वो। और रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने का तरीका होता है रेजिस्टिविटी। तो हम उसकी रेजिस्टिविटी मेजर कर लेते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि उसमें कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक तरीका है। और रेजिस्टेंस क्या है, वो किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, हर कंडक्टर के अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, वो किसी ना किसी फैक्टर की वजह से आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको रेजिस्टिविटी समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए जी, अब दूसरी बात देखिए, अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, कंडक्टेंस के लिए हम जो सिंबल यूज किएंगे भाई, कंडक्टेंस के लिए ये सारे फॉर्म में लिखते चलिएगा भाई, काम के हैं सारे के सारे। कंडक्टेंस का जो सिंबल हम यूज करेंगे वो जी यूज करेंगे, जी। ठीक है, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जी होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो कंडक्टेंस घटती है, और एरिया के डायरेक्टली होगी। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक और कांस्टेंट को बोलते हैं कापा। अब कुछ बच्चों को हंसी आई कापा सुन के, इसलिए पापा जैसा साउंड कर रहा है, इट इज कापा।
ठीक है, ये कुछ के जैसा होता है भाई, स्मॉल के जैसा होता है, ठीक है, ए बाय एल। तो यहां से अगर हम के निकाल दें, के क्या है हमारी कनेक्टेंस, कनेक्टिविटी सॉरी, के क्या है हमारी कनेक्टिविटी, रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, के कापा क्या है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से कापा कितना बनता है हमारा, जी इंटू में एल बाय ए, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, कापा क्या होता है जी इंटू में एल बाय ए, ओके। अच्छा एक चीज देखिए भाई, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दूं, कंडक्टर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो उस टाइम पे जो कापा आएगा हमारा वो जी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी ना, हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी भाई, जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उस टाइम पर जो कनेक्टेंस आएगी दैट इज कनेक्टिविटी। तो ऐसी कनेक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी कब आती है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी आती है जब हमारे कनेक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ गई बात। ये बात हम रेजिस्टिविटी के लिए बोल सकते हैं भाई, कि रेजिस्टिविटी क्या हो सकती है, जब लेंथ 1 हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो रेजिस्टेंस आएगी वो भी हमारी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक कनेक्टिविटी कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इस सब को जो मेजर किया गया था हमारा, वो किया गया था विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी सेल। ये कनेक्टिविटी सेल ऐसा होता है जो खुद की कनेक्टेंस को मेजर कर लेता है, ठीक है। कनेक्टिविटी सेल क्या होता है, कनेक्टिविटी सेल, तो कनेक्टिविटी सेल एक ऐसा सेल होता है जो खुद की कनेक्टिविटी को मेजर कर लेता है। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं, इनका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसमें क्या होता है, वाटर होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम उसकी कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। वाटर के दोनों अराउंड 0 होती है, तो उसमें जो कनेक्टेंस आती है हमारी वो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के इक्वल आती है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। क्लियर होगी बात ये वाली, समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा जी, अब इसके अलावा और हम इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं, यूनिट हम निकाल सकते हैं भाई, यूनिट, बस एक यूनिट वाला टॉपिक करते हैं फटाफट से, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कापा, ठीक है। देखिए आर क्या था, रो एल बाय ए, तो रो कितना बन गया, आर इंटू में ए बाय एल, मार्कर चेंज कर लेते हैं फटाफट से। आर यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी थी सेंटीमीटर में, मीटर भी ले सकते हो आप, मिलीमीटर भी ले सकते हो आप, पर सेंटीमीटर रखिए, ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बनी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह कापा की निकाल लीजिए, कापा क्या था, जी इंटू में एल बाय ए, तो जी क्या होता है, अब जी नहीं पता, देखिए जी क्या था हमारा 1 बाय आर, यानी 1 बाय ओम, यानी पर ओम, तो कनेक्टेंस क्या होती है पर ओम, तो यहां लिख देंगे पर ओम, इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी है सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यूनिट्स आ गई आपके, जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या यूनिट आपकी होती है, ओके। चलिए जी, ओम की जगह कहीं पे आपको साइमन भी मिल जाता है भाई, ठीक है, पर ओम की जगह आपको कहीं पे साइमन मिल जाता है, साइमन भी कनेक्टेंस की होती है, या महो भी मिल जाते हैं कहीं पे, महो। तो ये सारी किसकी यूनिट होती है आपकी, कनेक्टेंस की होती है, ओम, पर ओम, साइमन और महो, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, अभी एक दो टर्म और रहती है हमारी, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी है, बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ते रहिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।